चलिए, अभी तक हमने ये जो चैप्टर में डिस्कस किया है वो ये किया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट, जिसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं, जिसके लिए हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात की, और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका भी हमने डिस्कशन किया। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करें, so the first property of charge, that charges are of two type. Between two like charges there will be a force of repulsion, between two unlike charges there will be a force of attraction, but yet we don't know what is the amount of force that is acting between two charges, how to find out the magnitude of force, and for that we have Coulomb's law. With the help of Coulomb's law we can actually find out what is the amount of force that is acting between two charges. Coulomb's law की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो है वो कितना फोर्स लगेगा। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसके जैसा ही है, ध्यान दीजिए आप शुरुआत से। Coulomb's लॉ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, ये Coulomb's लॉ जो है वो किस चीज के लिए है? Coulomb's लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके लिए हम यूज करेंगे। तो हमने यहां पे मान लिया कि ये दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस को जो है हमने एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है। अभी फिलहाल हम ऐसे ही मान के चलते कि ये जो पॉइंट चार्जेस है ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह। These are two charges Q1 and Q2 separated by a distance r. Coulomb's law states that electrostatic force is directly proportional to product of चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने पहले बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स में याद कीजिए हम क्या बोल रहे थे कि दो जो मास है उनके बीच का फोर्स वो मास के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, क्योंकि इसका रीजन जो है वो चार्ज है तो चार्ज के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात वो भी ग्रेविटेशनल लॉ के जैसी है कि इट इज दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज inversely proportional to square of distance between these two charges. Electrostatic force is directly proportional to the product of charges, and electrostatic force is inversely proportional to the square of डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फिजिक्स में काफी सारे फोर्सेस है जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, उनमें से एक जो है हमारा Coulomb's लॉ भी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम बोलते हैं उसमें एक वर्ड आता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? एनीथिंग व्हिच इज नॉट मूविंग, इट इज कॉल्ड स्टैटिक। मतलब कि हम ये फोर्स कब लगा सकते हैं, जब इन दोनों चार्जेस में से जो सोर्स चार्ज है, मान लो ये सोर्स चार्ज का मतलब कि ये जो है Q1 वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो होगा टेस्ट चार्ज, और जो फोर्स लगा रहा है वो होगा सोर्स चार्ज। तो फोर्स चार्ज कंपलसरी रेस्ट पे होना चाहिए, तभी आप जो है वो Coulomb's लॉ
अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट चार्ज अगर मूविंग है तो चलेगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर सोर्स चार्ज भी मूव होता है तो हम कैसे ये फॉर्मुलेट कर पाएंगे कितना फोर्स रहेगा। उसके लिए हम आगे के चैप्टर की हेल्प लेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। तो सोर्स चार्ज जो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कूलम्ब्स लॉ को ओबे करता है, एंड दैट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, inversely proportional to square of distance between them, and this force is acting along line which is joining the two charges। मतलब ये जो दो चार्जेस को लाइन जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये लाइन पे ही होगा। अगर अट्रैक्टिव है तो एक दूसरे की तरफ, या रिपल्सिव है तो दूर, लेकिन इट विल बी अलोंग दिस लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द टू चार्जेस। नाउ इफ आई कंबाइन दिस टू इक्वेशंस टुगेदर, आई विल गेट एज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square। अब अगर मुझे यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखता हूं यहाँ पे, मेरा इक्वेशन बनता है F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल k है उसे हम कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। स्मॉल k इज कूलम्ब्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही आपको लगेगा, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर के जैसा है, अगर ये दो इक्वेशन को आप देख रहे हो तो। लेकिन कूलम्ब्स फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में दो चेंजेस है। पहला चेंज क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सिर्फ अट्रैक्टिव होगा, जबकि कूलम्ब्स फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दोनों लाइक चार्जेस है, मतलब कि अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये फोर्स रिपल्शन होगा। दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो वो केस में Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव साइन नंबर्स का प्रोडक्ट भी प्लस होता है, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी प्लस होता है। तो जब ये Q1 into Q2 पॉजिटिव है तब हम लिखेंगे इस फोर्स को रिपल्शन। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों अनलाइक चार्जेस है, मतलब कि उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, और तब जो है हम यहाँ पे अट्रैक्शन लिखेंगे। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे दोनों फोर्सेस को एक साथ हमें ध्यान में लेना होता है और वेक्टर फॉर्म में भी हमें इसका यूज करना होता है, तब साइन का भी काफी इंपॉर्टेंस है। याद रखो, जब भी मैं माइनस यूज करूंगा आगे चैप्टर में तब मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात करूंगा, और जब प्लस लिख रहा हूं तब मैं रिपल्शन फोर्स की बात करूंगा। तो अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इट इज रिपल्सिव फोर्स, Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इट इज अट्रैक्शन फोर्स। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square, where the small k stands for Coulomb's constant for vacuum। अब ये स्मॉल k जो है इसमें मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है Coulomb's constant for vacuum, जबकि ग्रेविटेशन में हमने क्या बोला था, कैपिटल G को हम क्या बोल रहे थे, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। मतलब कि दो मासों को आप वैक्यूम में रखो, वाटर में रखो या कोई भी मीडियम में रखो तो कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये छोटा सा चेंज है कि ये जो स्मॉल k है फॉर वैक्यूम लिखा हुआ है मैंने, उसका मतलब ये है कि अगर मैं मीडियम चेंज करता हूं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज होने वाला है। तो याद रखिए कि कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मीडियम चेंज होने पे चेंज होता है। अगर मीडियम नहीं है तो कोई बात नहीं, वैक्यूम में फोर्स लगेगा। सो वी कैन नॉट से दैट इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, जरूरी नहीं है मीडियम, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज होगा। अब ये स्मॉल k फॉर वैक्यूम जो है, कूलम्ब्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी यूनिट क्या है वो हम देखते हैं।
अगर यहाँ पे मैं ये जो k है उसे एक तरफ ले जाऊं तो k की वैल्यू क्या आएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, मतलब के SI यूनिट ऑफ स्मॉल k जो है वो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर, मतलब के न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज स्क्वायर, दैट इज कूलम स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ k इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और SI वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल k इज 9 into 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखिए जब Q1 Q2 और R ये सब 1 होंगे, मतलब कि अगर मैं मान लूं कि Q1 भी 1 कूलम है, Q2 भी 1 कूलम है, R भी अगर 1 मीटर है, तो F क्या होगा, वो K होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 9 into 10 पावर 9 न्यूटन। मतलब कि दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर 1 मीटर डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखा जाए तो उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन होगा, विच इज वेरी लार्ज फोर्स, क्योंकि कूलम जो है वो काफी बड़ा यूनिट है चार्ज का। इसे जनरली हम माइक्रो कूलम या मिली कूलम जो है वो आगे यूज करेंगे। तो ये होगी k की हमारी वैल्यू। अगर मैं k के डायमेंशंस की बात करूं तो न्यूटन फोर्स, हम सबको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट विल बी m1 फॉर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, l1 t माइनस 2 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, l2 चार्ज कूलम, उसका यूनिट क्या है एम्पियर सेकंड, तो उसके लिए क्या आएगा डायमेंशन t1 a1 टू द पावर 2, क्योंकि कूलम का स्क्वायर है। एक काम करते हैं हम इसे ऐसे ही लगते हैं t2 a2, अब ये डायमेंशन क्या बनेगा m1 l1 प्लस 2 l3, t ऑलरेडी -2 है, ये और -2 ऊपर आएगा, t -4 और a -2। या तो आप q के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, तो ये t2 a2 की जगह पे q2 हो जाएगा। तो एक और तरीका इसे लिखने का, दैट इज m1 l3 t -2 q -2। ये दो तरीके से जो है आप कूलम्स कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला को लिख सकते हो। काफी बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, याद क्या रखना है बल्कि आप इजीली डिराइव कर सकते हो फ्रॉम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ k। देखिए स्मॉल k की जो हमने वैल्यू देखी SI यूनिट में वो क्या है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसकी सीजीएस वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है, तो जो सारे यहाँ पे यूनिट्स है न्यूटन मीटर और कूलम, उसके सीजीएस फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो एक न्यूटन होता है जनरली हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है वो 10 to the power 5 डाइन होता है। एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 to the power 2 सेंटीमीटर, मतलब अगर एक मीटर का स्क्वायर ले ले हम तो यहाँ पे क्या होगा ये 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो कूलम है उसका सीजीएस यूनिट है ESU, मतलब के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक कूलम जो होता है वो 3 into 10 to the power 9 ESU होता है। इज इट क्लियर? एक कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU जो है वो चार्ज का सीजीएस यूनिट है, हमने पहले बात की थी कूलम जो है चार्ज का ऐसा यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज का ESU। इससे हम k की सीजीएस वैल्यू को ढूंढे, 9 into 10 पावर 9 तो है ही भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर ये न्यूटन को मुझे डाइन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं 10 पावर 5 डाइन,
ये मीटर स्क्वायर जो है अगर उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है तो यहाँ पे 10 पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, और कूलम स्क्वायर को भी मैं अगर सीजीएस में चेंज करता हूँ ESU स्क्वायर करूंगा तो ये टर्म का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 10 पावर 9 का स्क्वायर 10 पावर 18। आप देख सकते हो ये 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, ये भी कैंसिल होगा, तो हमारे क्या बचेगा 1। तो k की जो सीजीएस वैल्यू है 1 है, इट इज 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। तो k की हमारे पास अब SI वैल्यू भी है और k की जो है हमारे पास CGS वैल्यू भी है। अब ये k बेसिकली है क्या, मैं k को कौन से अलग फॉर्म में लिख सकता हूं, तो k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, k कैन आल्सो बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। काफी नए टर्म आपको यहाँ सीखने को मिल रहे हैं, एक तो k कूलम्स कांस्टेंट आपने पढ़ा, और अभी एप्सिलॉन 0 भी आपके लिए एक नया टर्म है। एप्सिलॉन 0 जो है उसे हम क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये परमिटिविटी होती क्या है बेसिकली, परमिटिविटी का डिटेल कॉन्सेप्ट हमारे सेकंड चैप्टर में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को मीडियम की रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम परमिटिविटी कहेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए ये काफी नया टॉपिक है और ज्यादा हमें इसके नॉलेज की जरूरत है डिटेल में पढ़ने के लिए। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। k का यूनिट हमें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, दोनों यूनिटलेस कांस्टेंट है। तो SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जो k है उसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल, मतलब के कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का यूनिट याद रखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो k का हमारा यूनिट है उससे एग्जैक्टली उल्टा, याद रखना काफी इजी है। k का डायमेंशन हमें पता था, उसे से हम एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन ढूंढ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आएगा, कि उसके लिए k का हमें पता होना चाहिए, k का क्या था भाई, m1 L3 T-4 A-2। तो जो यहाँ पे प्लस है उन्हें माइनस करना है, माइनस को हमें प्लस करना है, तो एप्सिलॉन 0 का क्या है डायमेंशन m-1 L-3 T-4 A-2। अगर इसको भी मैं q के टर्म्स में लिखना चाहूं, m-1 L-3 T-2 Q2, दोनों के डायमेंशन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार एग्जाम में आते हैं, इजीली आप डिराइव कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। k की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 SI यूनिट में, ये एप्सिलॉन 0 जो इसकी वैल्यू जो है वो है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। ऑफ कोर्स मैं ये जो है वो आपको ऐसा यूनिट में दिखा रहा हूं, CGS यूनिट में ऑब्वियसली k की वैल्यू 1 रख दोगे आप, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई, वो भी काफी सिंपल है। तो जो फोर्स हम लिख रहे थे k q1 q2 बाय r², अब मैं k को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r²। क्योंकि अभी दो चार्ज के बीच का मीडियम जो है वो वैक्यूम है, इसलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, तो ये फोर्स को भी मैं F0 लिख रहा हूँ। F0 लिख रहा हूँ, उसका मतलब आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि दो चार्ज Q1 और Q2, उनको एक दूसरे से r डिस्टेंस पे अगर वैक्यूम में रखा गया है तो उन दोनों के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r² होगा।
चलो तो F0 की वैल्यू हमने क्या देखी बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F0 मतलब के ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 को मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है, तब उन दोनों के बीच का फोर्स जो होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। लेकिन मान लो ये दोनों पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को अब हमने वैक्यूम में नहीं रखा है और हमने इनके बीच में जो है कोई मीडियम रखा हुआ है। ये जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी मान लेते हैं कि हम एप्सिलॉन है। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, या तो फिर कोई गैस हो सकता है, या तो कोई सॉलिड मीडियम भी हो सकता है। हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है। तो अगर ये मीडियम जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, अगर दो चार्ज के बीच में ये मीडियम आता है तो ये फोर्स की वैल्यू Fm क्या होगी, एप्सिलॉन 0 को कौन रिप्लेस करेगा यहाँ पे, एप्सिलॉन, बाकी कोई चेंज नहीं करना है आपको, 1/4πε Q1 Q2 by R square। तो फोर्स इन मीडियम इज 1/4πε Q1 Q2 by R square, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, मीडियम की परमिटिविटी। मैंने पहले बोला परमिटिविटी क्या है, डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अब ये जो मीडियम की परमिटिविटी है और ये जो वैक्यूम की परमिटिविटी है या फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मतलब के रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी की तरह ही है ये, डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे हम लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, उसी तरह डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। या तो इसे एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो विच इज नोन एज कैपिटल के। कैपिटल के क्या है अभी, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है, जितना भी हमारे पास सब्सटेंस है हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और बाकी सारे इंसुलेटर। अब ऑब्वियसली अब सारे इंसुलेटर को हम आज से क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग एज बट इंसुलेटर्स। तो कोई भी मीडियम उसकी परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्मॉल के और कैपिटल के में यहां कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल के क्या था, कूलम्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम व्हिच वाज 1/4πε0, और ये कैपिटल के क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कैपिटल के, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। के जो है वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। हमने स्मॉल के लिए और एप्सिलॉन 0 के लिए यूनिट ढूंढे, यहाँ पे ये दोनों परमिटिविटी का रेशियो है तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। और के का अगर आपको डायमेंशन पूछा जाए तो कैपिटल के का डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि यूनिटलेस है तो m0 l0 t0। अच्छा, अब ये जो फोर्स का इक्वेशन हमें मिला Fm, उसमें ही अगर मैं एप्सिलॉन को रिप्लेस करना चाहूं तो मैं एप्सिलॉन को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 वो कैपिटल के है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ बेटा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो एप्सिलॉन को अगर रिप्लेस कर देता हूं मैं तो Fm की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसमें ये डिनोमिनेटर का के अगर रखा जाए, के को आप छोड़ दो तो बाकी क्या बच रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
अगर मैं k को छोड़ देता हूं तो बाकी क्या बच रहा है मेरा, f0 ही बच रहा है। तो fm को मैं क्या लिख सकता हूं, f0 बाय k। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दो चार्जेस को वैक्यूम से हटा के कोई ऐसे मीडियम में रखता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू 1/k टाइम्स हो जाएगी, f0 बाय k टाइम्स हो जाएगी। अगर हम देखें तो वैक्यूम के लिए k की वैल्यू जो है वो 1 होगी, क्योंकि ε0 बाय ε0। जो कंडक्टर है जितने भी हमारे पास, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी हो, उसके लिए k की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और जितने भी इंसुलेटर है वो इंसुलेटर के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर मैं कंडक्टिंग मीडियम इन दोनों के बीच में रख देता हूं, अगर ये दोनों चार्जेस में कॉपर की शीट या एल्यूमिनियम की शीट आ जाए तो k की वैल्यू इंफिनिटी है, तो फोर्स 0 हो जाएगा। वैक्यूम के लिए फोर्स f0 होगा, और कोई भी मीडियम के लिए k की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, तो ये जो fm की वैल्यू है वो f0 से कम होगी। तो दो चार्ज के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लग सकता है, जब वो वैक्यूम में हो तब। आप कोई भी मीडियम में उन्हें लेके जाइए तो फोर्स की वैल्यू जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा है उससे कम होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अभी हमने जो दो फोर्सेस है वो दो फोर्स हमने किसके बीच में देखे, चार्जेस के बीच में, अगर वैक्यूम है तो या कोई मीडियम है। कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ये दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, उन दोनों के बीच में जो पूरा मीडियम है, वो पूरा मीडियम जो डिस्टेंस r है वो पूरा डाइलेक्ट्रिक ना हो। मान लो इन दोनों के बीच में सिर्फ ये t थिकनेस वाला जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो k है। मैंने Q1 और Q2 के बीच में पूरी स्पेस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से नहीं फिल किया है, सिर्फ t थिकनेस को ही मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया है। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये सीधा याद रखना है विदाउट प्रूफ। क्या आएगा, 1/4 पाई ε0 will remain as it is, product of charges Q1 Q2 will remain as it is। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस r जो है उसमें से आप जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है उससे माइनस कर दीजिए, r माइनस टी, और ये t की यहां पे क्या रखेंगे आप, ये t की यहां पे रखेंगे t√k दी होल स्क्वायर। ये हमें जो है वो फोर्स का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब मान लो कि पूरा ही अगर ये होता k डाइलेक्ट्रिक वाला तो r माइनस r आता जो कि 0 हो जाता, r स्क्वायर तो है ही, और √k का स्क्वायर k, दैट वुड हैव बीन f0 बाय k। तो वो भी हम जो है इजीली यहां से डिराइव कर पाते हैं। अब आपको ये बोल रहा हूं कि जितना भी हमारा चल रहा है, ये हमारा 6th लेक्चर है, तो जितने भी लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं उन सबके आप अच्छे से नोट्स जो है वो बनाते रहिएगा।